ये डॉक्यूमेंट्री दुनिया भर में चर्चा है और ये 20 साल बाद आया है और उस समय आया है कि जब नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया है। हाँ, तो इसको कैसे देखा जाए, मतलब इसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा, कैसे अब तो लोग मानवीय आधार पे जो बात करेंगे वही। जब आप किसी को बैन करते हैं तो उसको देखने की जिज्ञासा भी, उत्सुकता भी बढ़ती है। तो वो भी हो रहा है, खूब लोग देख रहे हैं और मेरे ख्याल से हम लोग ये कह सकते हैं भाई ये सारी बातें तुमको पता थी, लेकिन जो लोग तब पैदा नहीं हुए थे और यार 5 साल के थे, 10 साल के थे, सारे मतलब चीज़ों को नहीं जानते हैं, उनमें काफ़ी एक तरह से उनको काफ़ी अचंभा हुआ ये देख करके। और शायद अगर हमारे देश में ये रिपोर्ट निकलती तो उस पर लोग इतना विश्वास न करते, लेकिन बीबीसी की छाप इस पर है। बीबीसी की बात को लोग बहुत मान्यता देते हैं। तो बीबीसी की तरफ से ऐसा आना एक तरह से इसकी क्रेडिबिलिटी या इसकी विश्वसनीयता को हमारे यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी बढ़ा देती है। मेरा एक अलग सा ये भी सोचना है कि जो कुछ गुजरात में हुआ इससे तो बीजेपी और मोदी जी स्वयं को बहुत फ़ायदा मिला। उन्होंने जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया कि उन्होंने मतलब अल्पसंख्यकों को ठीक करने का काम किया और उनको उनकी जगह दिखाई, और जो बहुसंख्यक हैं उनका जो देश में वर्चस्व होना चाहिए उसको बनाए रखा। बीबीसी ने उस रिपोर्ट को निकलवाया और उस रिपोर्ट को उन्होंने काफ़ी हद तक उसमें दिखाया, कुछ विजुअल्स भी दिखाए। और जो उस समय विदेश मंत्री थे उनके, जैक स्ट्रॉ, लेबर पार्टी थे, उनका जो बयान आया था उस समय, वो बयान भी बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, स्पष्ट बयान है। उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि जो कुछ वहाँ पर हिंसा हुई है इसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया है उसमें इसका जिक्र नहीं किया कि उनके 3 नागरिक भी इसमें मारे गए, इसलिए उनको एक तरह से पूरा अधिकार बनता है कि भाई पता लगाएं कि उनके नागरिक क्यों मारे गए, उनकी जान बचाने की कोई कोशिश हुई सरकार की तरफ से, वगैरह वगैरह। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज महाराष्ट्र सदन में हूं और सामने बाबा साहब की ये विशाल मूर्ति है, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और इस बार जो बजट आने वाला है 2023, द वीक ने एक विशेषांक निकाला है। ये विशेषांक देखिए मेरे हाथ में है, सुभाषनी जी के हाथ में भी है और बड़ा दिलचस्प टाइटल है, रिपब्लिक डे स्पेशल, वाई एवरीवन वांट्स पीस ऑफ अम्बेडकर। ये सब लोग जो है ना टुकड़ों में अम्बेडकर को देखना चाहते हैं, टोटालिटी में कोई पैकेज नहीं लेना चाहता है, टुकड़ों में देखना चाहते हैं, टुकड़ों में दावा करते हैं, टुकड़ों में लेना चाहते हैं। बहरहाल आज सुभाषनी जी को आप लगातार अम्बेडकरनामा पर सुन रहे हैं और आज बात करने जा रहा हूँ 2002 गुजरात मैसेकर। 20 बरस हो गए हैं और अब जैसा कि आप जानते हैं कि उस पर कितने रिपोर्टाज, कितने स्टोरीज आए, कितने मुकदमे हुए, कई लोग जेल गए और बिल्किस बानो केस का फैसला आपने देखा ही है। बिल्किस बानो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सुभाषनी जी पिटिशनर हैं। लेकिन एक नया मोड़ आया है, सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया आरोपों से पहले, और बीबीसी ने अभी डॉक्यूमेंट्री बनाई है 2, एक 17 जनवरी को रिलीज हुआ और एक 26 जनवरी को रिलीज होना है। उसमें नरेंद्र मोदी को गुजरात मैसेकर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। दिलचस्प ये है कि भारत सरकार की ओर से उसका खंडन हुआ है और भारत में वो अब यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो वक्तव्य आया उसमें खंडन किया गया कि ये सब र्यूमर है, अफवाह है और बदनाम करने की साजिश है। अगर र्यूमर ही है तो लोगों को देखने देना चाहिए था और लोग देखते और अपने हिसाब से ओपिनियन बनाते। सुभाषनी जी गुजरात कई बार गई हैं, ग्राउंड पे जाकर वहाँ पे आंकड़े इकट्ठे किए हैं, पूरा स्टोरी जानती हैं इनके सामने। मतलब 20 साल पहले और एक्टिव थी, पॉलिटिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुझे लगता है कि पूरी
जो गुजरात मैसेकर है, पूरी दास्तान इनके नज़रों से गुजरी हो। जो BBC का जो डॉक्यूमेंट्री आया है उसी पर बात करेंगे कि क्या वो मिथ है या रियलिटी है। वो आवाज़ ब्रिटिश संसद में भी गूंजी है, एक हंगामा सा बड़पा है। क्या है, क्या ये बदनाम करने की साजिश है या उसमें तथ्य हैं, ये तो लोग देखेंगे तभी पता लगेगा। लेकिन इस तरीके से YouTube से गायब कर देना कंटेंट को, ये थोड़ा सा दाल में काला लग रहा है जी। चलिए इसी पे बात करते हैं। आपने देखा? जी मैंने देखा, और उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं अखबारों में वो भी मैंने देखा जी। और मैंने फिर जो हम लोगों ने रिपोर्ट निकाली थी जब हम लोग पहुंचे थे गुजरात 8 मार्च को 2002 में, तो हम लोगों ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, तो उसको भी हमने देखा। तो बहुत सी बातें जो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई हैं वो हमारी रिपोर्ट में भी है, और उसके बाद जो बहुत सी बातें सामने आई, जैसे कि इस रिपोर्ट में जो मेन चीज़ है, जो ये लोग कह रहे हैं कि उनको कोई अधिकार नहीं है, वो एक विदेशी सरकार है या विदेशी मीडिया हाउस है, उनको कोई अधिकार नहीं है हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप करने का। तो मैं यहीं से शुरू करूँगी कि एक्चुअली हुआ क्या। 3 ब्रिटिश नेशनल, 3 गुजराती मूल के मुसलमान जो ब्रिटिश नेशनल थे, ब्रिटिश नागरिक थे, वो इन दंगों में मारे गए जी। और जब इन दंगों में वो मारे गए तो निश्चित तौर पर उनके परिवार के लोगों ने अपनी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार से कहा कि इसका मतलब ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है वगैरह वगैरह। तो फिर ये इंक्वायरी उनकी सरकार ने बिठाया कि आखिर गुजरात में क्या हो रहा है और हमारे ये 3 लोग क्यों मारे गए। तो ये कहना कि ये हस्तक्षेप घरेलू मामला है, कोई ठीक नहीं, हाँ ये हमारा अपना मामला, किसी दूसरे को दखल देने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये एक हमारा मानव परिवार है। ग्लोबल वर्ल्ड में वैसे भी अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो तो कुछ भी मतलब तो लोकल नहीं है। लेकिन जो इसमें ये बात है, इसको लोग जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया है उसमें इसका जिक्र नहीं किया कि उनके 3 नागरिक भी इसमें मारे गए। इसलिए उनको एक तरह से पूरा अधिकार बनता है कि भाई पता लगाएं कि उनके नागरिक क्यों मारे गए, उनकी जान बचाने की कोई कोशिश हुई सरकार की तरफ से वगैरह वगैरह। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये उनकी एक सीक्रेट रिपोर्ट थी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, ये उनकी सरकार ने इसको प्रकाशित नहीं किया। और उसके बहुत कारण होते हैं। हमारा देश उनके लिए एक बड़ा मार्केट है, हमारे देश की सरकारों के साथ उनका संबंध अच्छा रहा है। वो चाहते हैं कि आज की परिस्थिति में तो और भी ज़्यादा अमेरिका इंग्लैंड दोनों ही चाहते हैं कि चीन को बैलेंस करने के लिए हिंदुस्तान से और सरकार से दोस्ती बनी रहे। ये सारी बातें बहरहाल BBC ने उस रिपोर्ट को निकलवाया और उस रिपोर्ट को उन्होंने काफ़ी हद तक उसमें दिखाया, कुछ विजुअल्स भी दिखाए। और जो उस समय विदेश मंत्री थे उनके, जैक स्ट्रॉ, लेबर पार्टी थे, उनका जो बयान आया था उस समय, वो बयान भी बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, स्पष्ट बयान है। उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि जो कुछ वहाँ पर हिंसा हुई है इसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऐसे उड़ाया नहीं जा सकता है कि नहीं नहीं ये तो एक साम्राज्यवादी षड्यंत्र है हमारे देश की आज़ादी को मतलब कम करने की या उसको सीमित करने की, ये वो बात नहीं है। लेकिन मेरा एक अलग सा ये भी सोचना है कि जो कुछ गुजरात में हुआ इससे तो बीजेपी और मोदी जी स्वयं को बहुत फ़ायदा मिला। उन्होंने जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया कि उन्होंने मतलब अल्पसंख्यकों को ठीक करने का काम किया और उनको उनकी जगह दिखाई, और जो बहुसंख्यक हैं उनका जो देश में वर्चस्व होना चाहिए उसको बनाए रखा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो कही और उनके लोगों ने कही और उनके जो भाषण हुए, और जो जब लोग कैंप्स में थे उन्होंने कुछ भी वहाँ पर राहत नहीं दी और कहा कि एक कैंप्स तो वो फैक्ट्रीज़ हैं बच्चा पैदा करने की, क्योंकि ये लोग तो एक हैं उसकी 4 पत्नियां हैं और 25 बच्चे होते वगैरह वगैरह। तो मतलब ये है कि उसमें जो मूल भावना है कि वो और उनके लोग मुस्लिम विरोधी हैं,
उन्होंने तो खुद इस बात की पुष्टि की है और इसको एक तरह से भुनाया भी है, इसका फ़ायदा भी उठाया है। मुझे लगता है ये उनके लिए थोड़ा सा मामला पेचीदा है कि एक तरफ तो चूंकि कानूनी मामला होता है कि अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया या चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में भी आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो ये भी नहीं कह सकते नहीं मैं तो बहुत सेक्युलर हूँ या मैं सेक्युलर विचारों को मानता हूँ, मैं सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता हूँ। तो ये इन लोगों का थोड़ा सा पेचीदा मामला इनके लिए है। अब देखिए ये लोग क्या इसका करते हैं। तो अब तो उन्होंने हटा ही दिया उसको, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे तो है हाँ। नहीं, और सिर्फ यहाँ भी जितना वो शेयर हुआ देखिए जब बहुत लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। जब आप किसी को बैन करते हैं तो उसको देखने की जिज्ञासा भी, उत्सुकता भी बढ़ती है। तो वो भी हो रहा है, खूब लोग देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग ये कह सकते हैं भाई ये सारी बातें तुमको पता थी, लेकिन जो लोग तब पैदा नहीं हुए थे और यार 5 साल के थे, 10 साल के थे, सारे मतलब चीज़ों को नहीं जानते हैं, उनमें काफ़ी एक तरह से उनको काफ़ी अचंभा हुआ ये देख करके। और शायद अगर हमारे देश में ये रिपोर्ट निकलती तो उस पर लोग इतना विश्वास न करते, लेकिन बीबीसी की छाप इस पर है, बीबीसी की बात को लोग बहुत मान्यता देते हैं। तो बीबीसी की तरफ से ऐसा आना एक तरह से इसकी क्रेडिबिलिटी या इसकी विश्वसनीयता को हमारे यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी बढ़ा देती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई सब इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस हैं और अगर 5 जन्ने में छप जाए कोई तो वो सही है। देखिए इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस है, सब लोग जानते हैं कि जब इमरजेंसी लगी थी हिंदुस्तान में तो सारा विपक्ष बीबीसी को ही देख रहा था जानने के लिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो आज से नहीं, बीबीसी की विश्वसनीयता बहुत पुरानी है और वो उनके 1-2 कथन से ख़त्म होने वाली नहीं है। एक बात है मैम जी, ये डॉक्यूमेंट्री दुनिया भर में चर्चा है और ये 20 साल बाद आया है और उस समय आया है कि जब नरेंद्र मोदी को एज ए अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया है। हाँ, मिला। तो इसको कैसे देखा जाए, मतलब इसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा, कैसे अब तो लोग मानवीय आधार पे जो बात करेंगे वही। देखिए हम लोगों को थोड़ा उन केसेस के डिटेल में भी जाना चाहिए, क्या क्लीन चिट मिला क्या नहीं मिला है। उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो कांग्रेस की भी सरकार ने बहुत कमज़ोर रवैया अपनाया और जो 2-3 मामले थे, अभी आपने देखा कि जो ज़किया जाफरी का जो केस था, तो ज़किया जाफरी के केस को किस तरह से उन्होंने देखा, बहुत अजीब कि आप क्यों हमारा समय बर्बाद कर रही हैं। और एक महिला है, उसके हस्बैंड को जिंदा जला दिया गया और वो कह रही हैं कि वो MP थे, एक्स MP थे, सबका नंबर उनके पास था, वो लोगों को फ़ोन कर रहे थे, मदद मांग रहे थे। तो आखिर मदद उनकी क्यों नहीं हुई, उनकी जान को क्यों नहीं बचाया गया। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं और जो वकील है सरकार का वो कह रहे हैं कि ये महिला तो बेचारी ठीक ठाक है, इनका तो दुख है, हम समझते हैं, लेकिन इनके पीछे जो ये तीस्ता सेतलवाज जैसी महिला है वो इनको पीछे से उकसा रही है और ये सारी चीज़ों को करवा दी और उनको फिर जा करके बंद कर दिया गया। तो ये आप कह सकते हैं कि गाड़े मुर्दों को मत खोदिए, लेकिन ये मुर्दे अब निकलते जा रहे हैं खुद ही। क्राइम हुआ है ना, मैसेकर है, इट वाज अ मैसेकर। और बीबीसी की रिपोर्ट के से पहले भी ये मुर्दे जमीन के अंदर पता नहीं क्यों समायोजन इनका नहीं हो पा रहा है, ये निकलते जा रहे हैं क्योंकि एक इतनी ये बर्बरता की कहानी है और ऐसा नहीं है कि वो सब ख़त्म हो गया है। अभी भी आपने उसके बाद एक पूरी कम्युनिटी को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है। जहाँ वो रहते थे अब वो वहाँ रह नहीं सकते हैं, वो गेटोइज्ड हो गए हैं पूरी तरह से। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, एक हाईकोर्ट जज को भी अपना घर छोड़ के भागना पड़ा उस ज़माने में। तो ये सारी बातें जो हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि इनका कोई असर नहीं होता या इनका कोई प्रभाव नहीं रहता है। या उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया जैक स्ट्रॉ ने कि दिस इज अ स्टेन। हाँ। तो ये धब्बा जो है इतनी आसानी से धुलेगा नहीं।
क्योंकि उसके सारे परिणाम अभी भी वहाँ मौजूद है गुजरात के। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती जी कि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो समय समय पर रिपोर्ट्स हंगर का, जेंडर इम्बैलेंस का या मीडिया का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो जितना इस सरकार के फेवर में नहीं हो तो सब कॉन्स्पिरेसी है जी। और अभी हमने देखा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को बुला रहे हैं पूरे देश में पढ़ाने के लिए। वो कौन से स्टैंडर्ड से टॉप 500? आप देखिए, ये तो एक ऐसी कहानी है जो हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के जो उप मुख्यमंत्री है वो गए अमेरिका और उन्होंने कहा कि हमने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है और 500 एकड़ जमीन हम उनको देंगे, हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, बच्चों की बढ़िया पढ़ाई होगी। तो लोगों ने कहा ऑस्टिन यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन तो है, ये ऑस्टिन यूनिवर्सिटी क्या है? तो पता चला कि ये एक फर्जी यूनिवर्सिटी है, इसकी मान्यता रद्द की गई है और ये मतलब किसी सूरत में कहीं बाहर कुछ बना नहीं पाएगी। और इसके जो मालिक है वो एक बड़े मतलब जिसको कहना चाहिए एक ऐसे नाम के मुसलमान है जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि ये मुस्लिम है कि नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ ये जा करके समझौते करते हैं और हमारे देश की धन दौलत को बर्बाद करते हैं। हमारे अब तो कह रहे हैं कि पैसा भी लेके जाओ। टॉप यूनिवर्सिटीज कोई नहीं है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड आएगा वो यहाँ क्यों आएंगे और उनको पढ़ाने के लिए यहाँ टीचर कहाँ से मिलेंगे? और वो तो चाहते हैं कि हमारे लोग वहाँ जाएं, तब तो उनको फायदा है। नहीं, दिल्ली का मतलब दिल्ली में ही है, ऑक्सफोर्ड का मतलब लंदन में ही है, ऑक्सफोर्ड में ही है। प्रॉब्लम यही है कि ये बातें जो करते हैं उसके पीछे कुछ वजन नहीं होता है। बहुत सारी बातों लगता है बहुत अच्छा है, एक यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में नहीं है, एक्सेलेंस दे दिया गया, एक्सेलेंस भी दे दिया गया। और आप देखिए उसका मतलब उसको तो आप देख सकते हैं एक दूसरे रूप में। आप किसी भी गांव में चले जाइए तो उसमें सेंट हनुमान और सेंट शिवा ये सब है। तो मतलब ये वही है, उससे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़। आखिरी सवाल जी, बिल्किस बानो मामले में आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर, जी क्या चल रहा है उस केस में? नवंबर में शायद पिछली तारीख नवंबर में पड़ी तारीख थी, फिर वो ब्रेक हो गया जी। अब उसमें हुआ ये कि बिल्किस बानो ने खुद फिर अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को। पहले नहीं किया था, उनकी जो वकील हैं उन्होंने उनकी तरफ से फिर वहाँ याचिका दर्ज की और उसमें उन्होंने 2-3 ग्राउंड्स दिए। फिर वो एक ग्राउंड तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि जिस तरह से किया गया था वो गलत था। फिर जो जज साहिबा थी जिनको बैठना था उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। तो अब ये थोड़ा सा खटाई में पड़ा हुआ है। किस ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट गई थी? क्या मतलब क्या चाहती थी वो? यही चाहती थी कि इन लोगों की रिमिशन जो है, इनको जो माफ़ किया गया है, छोड़ दिया गया है, ख़त्म किया जाए, खारिज किया जाए और बहुत केस चालू हो। फिर केस चालू हो, क्योंकि केस तो चालू होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। क्योंकि उसके बाद बहुत सारी जब जो गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी सफाई दी है उसमें उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि उन्होंने सीबीआई कोर्ट से इजाज़त नहीं ली, उन्होंने जो पुलिस प्रोसिक्यूट कर रहे थे उनसे भी इजाज़त नहीं ली, और जो लोग उस कमेटी में थे वो मतलब एक तरह से सरकार के दबाव में लोग थे, कुछ शासक पार्टी के कुछ एमएलए से वगैरह वगैरह। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये लोग पहले कई बार पैरोल पर छूटे हैं, जैसे कि अभी राम रहीम भी छूटते रहते हैं पैरोल पर, बाबा लोग का चल रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये जेल में कम समय रहे, बाहर ज़्यादा, और जब ये बाहर आए तब भी इनके खिलाफ FIRs हैं कि इन्होंने विटनेस को धमकाने की कोशिश की या किसी के साथ बदतमीज़ी की वगैरह वगैरह, ये भी इनके खिलाफ मौजूद है। तो जब ऐसा होता है तो फिर रिमिशन देने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि पैरोल और बेल भी बिल्कुल कैंसिल हो जाती है ऐसे मामलों में। तो अब देखिए मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर देखते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट और सरकार में बवाल है। सरकार जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहती है। बिल्किस बानो का मामला अभी कोर्ट में है। BBC का यूट्यूब पे कहीं मिले आपको, कहीं सोशल मीडिया पे, तो ज़रूर देखिए। मैं भी कोशिश करूंगा देखने के लिए। सुभाषनी अली जी हैं इस इशू पे हमारे साथ अम्बेडकरनामा पे। लगातार आप सुन रहे हैं इनको और आगे भी सुनेंगे। पूरा वीडियो देखते और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जय भीम। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।